92.7 बिग एफएम ने छेड़ी है नई मुहिम, मुंबई मज्जा मार के। हाँ, पहले मस्का मार के होता था ना। करेक्ट, पहले हाँ, अपने शो पे आपसे बातचीत हो चुकी है, तो हाँ, पहले मस्का मार के था। हाँ, फिर जैसे ही लॉकडाउन आया तो हमने हल्का सा चेंज करके उसको मास्क का मार के कर दिया। ओके, ठीक। ओके। अब जब मज्जा मार के की बात आई तो मैंने तुरंत लपक के कहा, दी ग्रेट, द वन एंड ओनली अमित टंडन भाई साहब। इससे ज्यादा हंसाने वाला आदमी, मतलब हंसने और हंसाने दोनों वाला मिलेगा नहीं आपको दूर दूर तक, है ना। तो नहीं, मुझे पहली बात ना टंडन साहब, मैं जब से आपको मिला हूं ना, हाँ जी। मुझे समझ में नहीं आता क्या? कि आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आया नहीं, आप जैसा जो, आप जैसा आदमी। हाँ। और एज की बात नहीं कर रहा हूं, देखो हम्म, यहां हम लोग एजिस्ट नहीं है, ठीक है। हम्म। इतना सभ्य आदमी, हाँ जी, इतना भोला आदमी, हाँ जी। इतना प्यारा आदमी कॉमेडी में कैसे आ गया? ऐसे वाले होते हैं कैसे? क्या क्या हुआ, क्या ऐसा क्या हुआ आपकी लाइफ में रे? नहीं, देखिए, वही होता है कि मैं 35 साल की एज में शुरू करी थी कॉमेडी। मैं पहली बार जब कॉमेडी करी मैं 35 साल का था। जाओ झूठ, जाओ झूठ, 32 के सच तो में। अब भी लगते हो। अरे अरे आपकी कसम। अब तो 46 के हो गए सर, 46। अब तो 47 टच कर रहे हैं। 46 47 टच कर रहे हो? हाँ, मैं 47 टच कर रहा हूँ। तो अरे झूठे। हाँ, पहले फिर आगे बढ़ो, कोई तो नहीं। पहले 35 की एज में पहली बार कॉमेडी, वो लाइव कॉमेडी जब शुरू हुई ना, तो उसमें वो स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट और वो आना शुरू हुआ था, तो तब मैंने शुरू किया था। तो शुरू में मैं भी थोड़ा लाउड करने की कोशिश करता था, सबको देख के कि अच्छा ये चलता है, थोड़ा सा इस तरीके से कर रहे हैं लोग। बट फिर धीरे धीरे मैंने रियलाइज करा कि कॉमेडी इज अबाउट फाइंडिंग योर ओन वॉइस। अच्छा। कि जब आप अपनी बात अपने तरीके से बोलेंगे तो उसमें जितना लोग कनेक्ट करते हैं वो किसी और उसमें नहीं कनेक्ट करते। क्या बात है! आज ही सुबह मैंने अपने शो पे, तो मैं हर रोज सुबह शो की शुरुआत, मैंने बीती शाम या बीती रात जो पढ़ा हो, किसी का हाँ कलाम जी। पढ़ लिया हो, कुछ किसी की लिखी पंक्तियां, तो आज ही सुबह मैंने कहा था, किसी का लिखा पढ़ लिया था कि जिंदगी भर पाठक मत बने रहना। हम्म। एक बार हर लेखक, हर कवि का लिखा पढ़ लो, उसके बाद अपनी बात भी रखना, वरना वो लेखक, वो कवि शर्मिंदा हो जाएंगे कि पढ़वा तो लिया, बोलना नहीं सिखाया तुम्हें। हाँ, तो योर वॉइस। हाँ। हाँ। सो वंस यू फाइंड योर वॉइस देन यू स्टार्ट कनेक्टिंग विद पीपल। हाँ। वो एक धीरे धीरे देखकर समझ में आया। थोड़ा ये भी था कि फॉर्चुनेटली शायद थोड़ा सा वेस्टर्न स्टैंड अप कॉमेडी भी देखा, जिसमें थोड़ा इट इज लेस परफॉर्मेंस ड्रिवन बट मोर स्टोरी टेलिंग। तो अगर आप देखेंगे, लुई सी के देखेंगे या बिल बर देखेंगे, हर एक का अपना एक तरीका है बात करने का। या जॉर्ज कार्लिन फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे, तो उनके केस में सिर्फ एक उनका एक विचार है, एक उनका जो अपना दर्द है उसको वो स्टेज पर लेकर आ रहे हैं। तो शुरू में मैंने भी काफी कुछ ट्राई करा। वो 1.5-2 साल जैसे शुरू में होता है ना, आदमी देखता है अच्छा ये चल रहा है, वो चल रहा है, ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है, मैं ये बात कर लेता हूँ, मैं सेक्स के बारे में बात कर लेता हूँ, मैं 2-4 गालियां भी दे लेता हूँ, वो सब। पर फिर जब आपको लगता है ना कि आप सबसे कंफर्टेबल तब हो स्टेज पे जब आप खुद हो, ठीक है, मतलब आप अपने अवतार में हो, एग्जैक्टली उस तरीके से बात करो जैसे आप नॉर्मली बात करते हैं, वही स्टैंड अप में वही चलता है। तो जैसे मैं अभी भी नए कॉमेडियंस को भी ये बोलता हूँ कि तुम वो मत करो जो मार्केट में चल रहा है, वो करो जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। सो समहाउ इट वर्क, लोगों को पसंद आया धीरे धीरे। तो अब वो फॉर्मेट चल गया, एक्सेप्टेंस मिल गई, तो हमने नहीं, तो कंटिन्यू कर इससे सवाल ये बनता, आपने कहा कि आप नए कॉमेडियन से कहते हैं कि आप वो मत करो जो मार्केट में चल रहा है, वो करो जो दिमाग में चल रहा है, तो इससे हाँ जी, सवाल ये बनता है कि ये जो आप जब स्टैंड अप कॉमेडी करने जाते हो तो ये हाँ जी। ख्याल कहाँ से आता है? और मैं बॉडी पार्ट की बात नहीं कर रहा, ठीक है। कहाँ से आते हैं स्टैंड अप कॉमेडी वाले ख्याल, जोक, सब कहाँ से आता या हमारी लाइफ में आसपास आप जैसे ही देखेंगे, वो कॉमेडी इज ट्रेजेडी प्लस टाइमिंग इज कॉमेडी, दैट है? इज क्या हाउ बात आई। है! तो तो जो भी चीज आपको बॉदर करती है ना, तो मैं लोगों को नॉर्मली यही बोलता हूँ कि अगर आपको कुछ सूझ नहीं रहा है ना लिखने के लिए, तो आप पिछले एक हफ्ते की लिस्ट बनाओ, कौन कौन सी चीज पे आप इरिटेट हुए थे, ठीक है, और उन चीजों के बारे में बात करो कि आप क्यों इरिटेट हुए थे। कि जी आप
लिफ्ट के बाहर खड़े थे और एक आदमी बार बार बटन दबा रहा था। अरे वो बटन है, वो एक्सेलरेटर थोड़ा ना है, ठीक है। या अभी क्या इरिटेट होते हैं कि मैं घर पे होता हूँ तो मुझे होता है कि यार घर पे आराम से बैठेंगे, हर आधे घंटे में कोई ना कोई डिलीवरी आ रही है। कि हमने जो ऑनलाइन हमें ये बोल के बेचा था कि इससे कन्वीनियंस होगी, पर अब ना आदमी दोपहर को सो सकता है, ना शाम को सो सकता है, ना 10 मिनट बैठ के टीवी, क्योंकि हर 10 मिनट बाद टिंग बजेगी बेल ये और आपको बात दरवाजा तो खोलना। आपने, ये डिलीवरी की बात करी आपने, हर आधे घंटे में डिलीवरी आ रही है, और उन चीजों की जो हमने नहीं मंगाई है, और जिन लोगों ने हाँ मंगाई है वो लोग दरवाजे पे नहीं जाएंगे लेने, जाना हमें ही पड़ेगा। ठेका ले रखा है क्या? तो मेरे मतलब घर में तो अगर सर 4 लोग हैं। फिर, अरे मैं बोल रहा हूं, अगर भाई मैं बोल रहा हूं कि अगर ये एक जॉब, ये एक प्रोफेशन है कि भाई हम एक कंपनी के लिए डिलीवरी का काम करते हैं, तो ये भी एक प्रोफेशन होना चाहिए कि हर फैमिली में एक एक्सेप्टर होना चाहिए। बाहर दो उसको। हाँ अब नहीं। यही कॉमेडी है सर, यही तो कॉमेडी है। अब जो आप बोल रहे हैं, ये हाँ भड़ास जो आप निकाल रहे हैं, यही कॉमेडी है। जो आपने आइडिया दिया कि हाँ एक एक्सेप्टर की भी एक नौकरी होनी चाहिए घर में, जो एक आदमी सिर्फ बेल बजने पे जाएगा और दरवाजा खोलेगा। पहले दिन में 4 बार बजती थी, अब 40 बार बज रही है। हाँ यार, और ऊपर से यार इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ता है, वो भी हमको देना पड़ेगा। ये ना जो मेरा प्रोड्यूसर है ना अमित दत्ता, उसने मुझे अगला सवाल लिख के दिया है, वो पढ़ता हूं लेकिन बनता नहीं है। हाँ जी। कि कोई आइडिया अगर आता है तो जोक में कैसे कन्वर्ट होता है, लेकिन आप तो आपकी लाइफ को जोक की तरह देखते ही नहीं है। मैं नहीं, आइडिया जोक ऐसा होता है कि एक तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि स्टैंड अप कॉमेडी इज नॉट जोक टेलिंग। जोक टेलिंग एंड स्टैंड अप कॉमेडी आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। हाँ फिर। ये क्योंकि जोक क्या होता है, जोक इज, ये थोड़ी टेक्निकल बात कर रहा हूं मैं, पर अब निकल आई है तो मैं बता रहा हूं कि जोक होता है सेटअप एंड पंच, ठीक है। सेटअप एंड पंच इज कि आपने एक बात करी और उसके एंड में आपने एक ट्विस्ट दे दिया, वो फनी हो गया। कि टिपिकल स्टैंड जोक विल बी कि माय ग्रैंडफादर डाइड पीसफुली इन हिज स्लीप, but I can't say the same about the passengers in his bus at that time. तो माय ग्रैंडफादर डाइड। हाँ, तो my grandfather died peacefully in his sleep, but I can't say the same about the passengers in his bus. अच्छा। तो that is the punch, ठीक है, that is joke. पर जब स्टैंड अप कॉमेडी जब हम कर रहे हैं ना, उसमें भी होता है, उसमें रिलेटेबिलिटी होती है, जिसमें मैं जोक भी नहीं सुना रहा हूँ आपको। कई बार सिर्फ मैं एक चीज नरेट कर रहा हूँ जो आपके साथ रोज होती है। सिर्फ मेरा शायद बोलने का तरीका ऐसा है कि आपको हंसी आ जाएगी। कि चाहे मैं जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि हम 5 स्टार होटल में जाते हैं, यार 5 स्टार होटल में जाते हैं, बाकी सब ठीक है, ये इतनी शिद्दत से रजाई को अंदर क्यों घुसा के जाते हैं? आदमी को जब सोना होता है तो कितनी खींचनी पड़ती है, 15 मिनट का काम वही है। हाँ। और जितनी मर्जी वो लाइटिंग तुम बंद कर लो, एक लाइट होगी जिसका आपको बटन नहीं मिलेगा रात नहीं मिले कसम से यार। जैसे मेरे को ना, आपने 5 स्टार होटल में जाने की बात की, मैं ना जब प्लेन में बैठा होता हूँ ना, अगर आप फर्स्ट रो पे होते हो ना और प्लेन लैंड हो रहा होता है ना, तो आपके अगल बगल के लोग या कोई ना कोई तो ऐसा मिलेगा ही जो वो सामने का जो पैनल होता है ना, उस पे अपनी टांग ऐसे लगा देता है जैसे खुद ब्रेक मार रहा हो प्लेन को, इससे थोड़ी रुकेगा प्लेन, पागल आदमी। तो नहीं, तो जैसे आपने कहा कि आपके अंदर की जो बात है वो निकालो। हाँ जी। तो चूंकि हम सेम जनरेशन के हैं और हमारे लिसनर्स को भी याद होगा, एक ऐसा जमाना हुआ करता था जब पब्लिक फोन होता था जिसमें 1 रुपया डालो तो फोन कर सकते थे आप, ठीक है ना। तो मैं कॉलेज में होता था ना, तो मैं मतलब क्लास से बाहर निकलता, कोई ना कोई पकड़ लेता कि यार एक जोक बोलना है यार, आज मूड बहुत खराब है। अरे पागल है क्या, पब्लिक फोन है, जो 1 रुपया डाल जोक निकलेगा। तो आपको ऐसे बोलते क्या लोग, एक कुछ बोलना, कुछ बता ना तरंजन, नया क्या है, नया एक हंसाना। हाँ, मैं वो पहले होता था, मैं पार्टीज में जाता था तो बोलते थे अमित जी आए हैं तो कुछ सुना दीजिए। हाँ। तो मैं तो बाद में फिर मैंने फिगर आउट कर लिया, मैं यही बोल देता था कि देखो यार, मैं ना जोक 1000 रुपए लेके ही निकलता है ऐसे। हाँ, बराबर है। नहीं तो मुझे एक बात बताइए, हाँ 1 तारीख को 1 मई को वर्ल्ड लाफ्टर डे है। हाँ जी। ठीक है। 92.7 बिग एफएम की नई मुहिम है मुंबई मज्जा मार्केट। हाँ जी। अब इसके पीछे का थॉट प्रोसेस ये, कैलाश सत्यार्थी हैं, नोबेल प्राइज विनर हैं, उन्होंने ट्वीट किया था पिछले ही दिनों कि अपना देश जो है वो ग्लोबल मेंटल इलनेसेस का एपिसेंटर बनने जा रहा है। ओह अच्छा। WHO की रिपोर्ट है, कगार पे है अपना देश। हाँ। मुंबई जैसा शहर जहां
मुश्किल शहर है दोस्त, आसान शहर नहीं है यार। सुबह से रात भाई आपको, और ये शहर रिजेक्ट करने में 5 सेकंड नहीं लगा था, इस पे हम हाँ आएंगे बाद में। तो अवर पॉइंट इज के यार हंसना चाहिए, थोड़ा ज्यादा कोशिश करते ना हंसने की यार। तो माय पॉइंट इज हाँ जी, कि आप स्टैंड अप कॉमिक हो, हाँ जी। आप हंसाते हो, हम्म। आप स्वतः कितना हंसते हो? मैं बहुत ज्यादा हंसता हूँ। मतलब मुझे टोक दिया जाता है घर पे कई बार कि इतना जोर के नहीं हंसा जाता, हंसना चाहिए। तो मैं कितना आसान या मुश्किल है हंसना? हंसना इतना मुश्किल है नहीं एक्चुअली। मुझे लगता है कि हम हर चीज को ना कुछ ज्यादा ही स्ट्रेसफुली ले देते हैं। एक तो हमारे यहाँ पे ये भी होता है कि जो सीरियस आदमी है, जो संजीदा आदमी है, वो समझदार है, और जो हंस रहा है वो झल्ला है। बहुत ये अच्छे। परसेप्शन बनी हुई है लोगों की कि अगर आप ज्यादा हंस रहे हैं तो लोग कहते हैं क्या दांत फाड़ फाड़ के हंस रहा है। तो जिस आदमी को लगना होता है ना कि मैं इंपॉर्टेंट हूं, तो वो सीरियस रहता है। और मेरे को ऐसे लोगों पे थोड़ा तरस भी आता है कि तेरे पास इतने पैसे है, तू सब कुछ बन गया, पर अभी तेरे को एक्टिंग करनी पड़ रही है कि तू खुश नहीं है। तो वो नेचर बन जाती है लोगों की कि मैं कहीं पर हूं तो मुझे सीरियस दिखना चाहिए। अगर मैं सब टाइम हंसता हंसता दिखूंगा, या अब आप एक और होता है लोगों के दिमाग में जो मुझे बड़ा गलत लगता है कि जो लोग अपने स्टाफ के साथ या उनके साथ हमेशा सीरियस रहेंगे, उनके साथ कभी मजाक नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे ढंग से, कि ज्यादा इनसे प्यार से बात करेंगे तो ये हमको लाइटली लेना शुरू कर देंगे। जबकि उस चक्कर में तुम खुद नहीं हंस रहे, खुद पे जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो या खुद को जो तकलीफ दे रहे हो, उसका क्या फायदा हुआ। सो ये एक बहुत बड़ा इशू है इंडिया में। ये जब आपने कह ही दिया है खुद पे हंसना, हाँ जी, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है खुद पे हंसना। इफ इनफैक्ट सबसे पहले मेरे ख्याल में खुद पे हंसना चाहिए, इससे पहले कि आप किसी भी और पे हंसे, क्योंकि फिर आपको थोड़ा सा लाइसेंस भी मिल जाता है कि लोगों पे थोड़ा मजाक करने का। अगर आप खुद पे नहीं हंस सकते, फिर आई डोंट थिंक आपके पास हक है कि आप किसी और पे हंस सके। माइंड ब्लोइंग। आपने कहा कि हंसना ज्यादा मुश्किल नहीं है, नहीं, हंसाना कितना मुश्किल है? हंसाना मुश्किल काम है, हंसाना काफी मुश्किल काम है। जैसे मैं, मतलब दोस्तों को हंसाना शायद आसान है, पर जैसे एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन मैं जो एक बात करता हूँ ना, कि एक फर्क होता है एक फनी दोस्त में और एक स्टैंड अप कॉमेडियन में। जैसे कई बार होता है ना कि कोई बहुत आपके ग्रुप में हंसाता हो तो आदमी कहता है यार तू कॉमेडी क्यों नहीं करता। पर स्टैंड अप कॉमेडियन और एक फनी दोस्त में फर्क ये है कि एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन यू गेट ऑन स्टेज एंड मेक स्ट्रेंजर्स लाफ एवरी डे। ठीक है, तो किसी को हंसाने के लिए उससे दोस्ती करनी बड़ी जरूरी है, उसको उसके साथ थोड़ा अपनापन बनाना जरूरी। रुलाने के लिए अपनापन बनाना जरूरी नहीं। आप रास्ते में जा रहे हो, किसी को थप्पड़ मारो, आप रुला सकते हो। बट रास्ते में चल रहे हो, किसी को गुदगुदी कर दी, सामने से थप्पड़ मार देगा। लेकिन लेकिन ये बताओ, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है जो कि कॉमेडी टर्म्स में कहते हैं बॉम्ब होना, कि आपके जोक पे कोई हंसा ही नहीं चलते शो में आपके बोलने पे? अरे 50 बार हुआ है। शुरू में तो बहुत ज्यादा होता है, शुरू में तो काफी ये होता था कि क्योंकि तब परफॉर्म भी ऐसी जगह करते थे ना, वो क्लब में पब्स में, तो वहां लोग खा पी रहे हैं, तुम परफॉर्म कर रहे हो, तो वैसे ही उनको अनोइंग लग रहा है कि यार ये क्यों परफॉर्म कर रहा है। तो काफी बॉम्ब हुए हैं शुरू शुरू में तो। घर वाले नहीं कहते कितना बेशरम है ये आदमी? वो तो अच्छा है, घर वालों ने शुरू में देखा नहीं कि कहाँ का परफॉर्म किया और कितने बेइज्जत हो के आए। तो स्टैंड अप कॉमेडियन होने के लिए थोड़ा ढीठ होना जरूरी है। हाँ, थोड़ा सा तो वो थिक स्किन जरूरी है। हिंदुस्तान में मुझे लगता है परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए बेइज्जती सहना जो है वो आना तो जरूरी है ही सही। जब कोविड आया, लॉकडाउन हुआ, हाँ जी, तो आपके इस आर्ट पे, स्टैंड अप कॉमेडी एक आर्ट है, इस आर्ट हाँ जी। पर किस किस्म का असर पड़ा? शुरू में तो ये हुआ कि काफी क्योंकि लाइव की आदत है आपको, लोगों को जब आप हंसाते हैं, जैसे आप भी हमारे शो पे आए थे, तो वो जब लोग आप पे आपकी बातों पे हंसते हैं तो एक अलग लेवल का एक नशा आता है, तो वो एक अलग खुशी मिलती है आदमी को, वो हाय। तो वो एक तरीके से मिलना बंद हो गया बीच में काफी टाइम, 2-3 महीने तो काफी साइकोलॉजिकली भी मुश्किल लगे। मगर फिर ये है कि धीरे धीरे हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ अडेप्ट कर लिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया, अडेप्शन कह लो, कॉम्प्रोमाइज कह लो, थोड़ा सा वो कर लिया हमने कि हाँ चलो ऑनलाइन पे कर लेते थे,
फिर धीरे धीरे उस लाफ्टर को हमें अपने दिमाग में बनाना पड़ता था, तो थोड़ा मुश्किल निकला। जैसे एक वो सेइंग है ना परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए कि मतलब एवरीथिंग एल्स इज सर्वाइविंग, इट्स ओनली व्हेन यू आर ऑन स्टेज यू आर लिविंग। तो हमारे क्या तो बात है। ये वही होता है कि स्टेज पे ही जो ऑक्सीजन आता है उससे ही जिंदा रह रहे थे, तो काफी मुश्किल लगा शुरू में। बट धीरे धीरे जब ये जूम के थ्रू लोगों से कनेक्ट करना शुरू करा, फिर कुछ शोज उसमें अच्छे होने शुरू हुए, तो फिर आपको अपने आप को थोड़ा समझाना पड़ता है कि हाँ वो हंस रहे हैं बहुत, उतना तुमको सुनाई नहीं दे रहा है। तो वो किया है, बट निकाल लिया किस तरीके। चलो, जबकि वो बात कर ही ली है हमने कि क्या कोई ऐसे शोज हुए हैं जब लोग हंसे नहीं हैं, तो रिजेक्शन पे आते हैं। हाँ इस जी। शहर में रिजेक्शन किस किस्म का फेस किया आपने, मुंबई में? मुंबई में रिजेक्शन में सर मैं तब आया जब मैं कुछ हद तक नोन नेम था, मैं ऑलरेडी वर्ल्ड टूर्स कर रहा था। तो ऑनेस्टली मुझे उतना रिजेक्शन नहीं मिला, मुझे रिजेक्शन मेरे दूसरे काम पे मिला। जैसे मैं कुछ सीरीज वगैरह और वो सब लिख रहा हूँ जो मैंने आपको पहले बताया था, तो उनमें 2-3 में कभी कभी हुआ, या एक मूवी लिखी उसमें रिजेक्शन मिला, तो वो थोड़ा उस टाइप का रिजेक्शन मिला। बट ऐसा नहीं हुआ कि ज्यादा हालत खराब हुई या कुछ, ऐसा नहीं हुआ मुझे फॉर्चुनेटली। तो रिजेक्शन उस दिन से मिलना शुरू हो गया जिस दिन से मेरी फैमिली कालबा देवी से पारला शिफ्ट हुई। मैं घर से उतरा हूं, रिक्शा रोका है और मैंने उसको बोला अंधेरी स्टेशन, हाँ हाँ। उसने नहीं भी नहीं बोला, चला गया। मेरे को देखा भी नहीं। मैं बोला ये क्या भाई? तो वो इतना सहता गया मैं कि अरे, और फिर तो मैं ऐसा, दुबई जाएगा, दुबई निकल गया भाई। तो जब मैं एक्टर बना तो मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं हुई रिजेक्शन समझने में। भाई में ऑटो लेने की कोशिश करो, रिजेक्शन अपने आप समझ में आ जाएगा। टंडन साहब, ये बात बताइए, हाँ जी। आपसे एडवाइस चाहिए हमारे लिसनर्स मुंबईकरों के लिए, हाँ हाँ। कि आम मुंबईकर आज की डेट में, हाँ जी। आम मुंबईकर को नींबू खरीदने के लिए क्या करना चाहिए? नींबू खरीदने के लिए तो मुझे तो नहीं लगता कि आप कुछ कर सकते हैं। आप थोड़ा सा फिजिकली फिट हो जाइए ताकि नींबू उठा के भाग सके। अरे आदमी कैसा है यार। खरीदने वाली औकात तो नहीं बची। तो ये बताइए टंडन साहब कि आम आदमी आम कैसे खरीदे? आम आदमी आम। मैं बताऊं, हाँ जी। नींबू के नीचे छुपा के भाग जाओ। ये बताइए, आम आदमी पेट्रोल कैसे खरीदे, डीजल कैसे खरीदे? अब तो वो छोटी वाली ड्रॉपर वाली बोतल में ही खरीदे। मैं तो कहता हूं वाहन बेच दो, तभी जाके पेट्रोल खरीद पाओगे, है ना? हाँ अब तो ये। तो खैर टंडन साहब, डू यू, एक आखिरी सवाल है, ये जो हाँ जी। मुंबई मज्जा मार के कोशिश कर रहे हैं हमारे हाँ जी। 92.7 बिग एफएम, हाँ जी। हाउ नेसेसरी डू यू थिंक दिस इज? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज की डेट में जनता इतना ज्यादा स्ट्रेस लेती है, और स्ट्रेस के सोर्सेज भी बहुत बढ़ गए हैं ऑनेस्टली लोगों के लिए। चाहे वो महंगाई है, चाहे ओवरऑल रश है, फिर अब जैसे बारिश आ जाएगी तो मुंबई में एक अलग भी स्ट्रेस हो जाता है। जैसे जो आम आदमी जो बेचारा ट्रेन पे जा रहा है, या बसों में धक्के खा रहा है, उसके लिए एक और स्ट्रेस का रीजन है। तो ऐसे में मजा किसी भी तरीके से इंसान ले सके, अगर आप अपने रेडियो चैनल पे के चला रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी अगर आप 4 लोगों के साथ बैठ के हंस सकते हैं दिन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैंने 1-2 बार वो लाफ्टर योगा ट्राई करा था, जो शुरू में जिस चीज का मैं मजाक उड़ाता था कि यार ये क्या ये लोग करते हैं। पर अगर आप कभी 15 मिनट बैठकर बिना बात के भी हंस के देख लीजिए, इतना लाइट फील करता है ना इंसान, इतना लाइट फील करता है इंसान। इनफैक्ट लाफ्टर योगा के जो फाउंडर हैं वो भी शो पर आ चुके हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, इसी बात को लेकर। पर हाँ, वो काफी मतलब मैजिकल है, वो लाफ्टर योगा इज एक्चुअली मैजिकल। सुनने में माइंड थोड़ा, ब्लो। हाँ, बट इट वर्क्स। थैंक यू सो मच टंडन साहब, अपना समय देने के लिए। थैंक यू आज तो सर। मतलब पता नहीं कि मुमकिन
मुझे पता नहीं था ये मुमकिन था, लेकिन मैं आपसे जितना प्यार करता हूँ उससे अब कई गुना ज्यादा करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, प्रार्थना आपके यही टाइम स्पेंड किया, बहुत मजा आया था तब भी जब हमने अभी कमेंट्री के टाइम भी, तो हाँ। ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू। आई लव यू यार। थैंक यू सो मच जी, स्टे सेफ, बाय। थैंक यू सर, थैंक यू, बाय। 92